नमस्कार छात्रों, मैं महेंद्र बंजारा। हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अंबिका और मल्लिका दोनों संवाद कर रही है। मल्लिका बरसात में भीग कर आई थी और अपनी माँ से बात कर रही थी, पर उसकी माँ अंबिका उससे बात नहीं कर रही थी और मुंह फुलाए बैठी थी। बार बार बात करने पर भी नहीं कर रही थी। लास्ट हमने पढ़ लिया था कि मैं अब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है, और उसमें हमने पढ़ा था कि मल्लिका के विवाह की बात कहीं हो रखी थी और वो लड़का वापस आ गया था। पर मल्लिका ने उससे कहा, अपनी माँ से कहा कि मुझे शादी विवाह के फैसले स्वयं लेने हैं, मुझे ये मेरे अधिकार है। अंतिम लाइन यूँ थी कि मल्लिका कहती है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारे जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों करती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटने पर रख कर उन पर सिर टिका लेती हैं। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भाव का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जैसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवचना है। भावना में भाव का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भाव का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भाव का वर्णन है, भाव का वर्णन। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर दान फटकाने लगती हैं। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती हैं। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खींची जाती। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है?
परंतु मुझे हैं उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योडी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती हैं, क्षण भर ड्योडी की ओर देखती रहती हैं, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में ले आए, पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा। हरिण शावक, हिरण का एक बच्चा। कालिदास अपनी बाहों में एक हिरण का छोटा सा बच्चा लेके आते हैं और उसके शरीर से खून टपक रहा होता है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्थकरण पर विश्वास करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, घृत है ना, घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा है ना, घास खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती हैं। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक है ना, घायल हरिण शावक, हिरण का बच्चा, या ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थापने लगता है। वक्ष है ना, छाती से। कालिदास हिरण के बच्चे को छाती से चिपकाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ, है ना, बर्तन में। मल्लिका, माँ ने दूध ओट कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती हैं। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ विचित्र लग रहा है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती हैं। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलाच बढ़ता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ, जा। तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती हैं। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरफ भीग न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन है ना, बर्तन, उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह
दूध के निकट ले जाती हैं। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देते हैं, ऐसे ऐसे। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखती हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है? चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका, चोट खाई सी कुछ आगे आती हैं। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। लौटा तो देगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का खेत नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति हैं, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पर्वतीय भूमि के निवासी हम इसके स्वजाति हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए हैं, पशु के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का बाजा नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इससे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष। दंतुल, तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? दंतुल कहता है। और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है।
बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः। दंतुल संभवतः क्वेश्चन मार्क। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कालिदास हैं? मल्लिका। हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल। कैसे जानता हूँ? उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका। उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जयिनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जयिनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्ध सी हो रहती है। मल्लिका। उज्जयिनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती हैं, फिर साथ जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती हैं। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती हैं। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती हैं। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती हैं। मल्लिका। तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती हैं। अंबिका। गीले वस्त्र मैंने सुखाने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका। दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सको। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती हैं। तुम्हें दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती हैं अंबिका। पात्र उसके हाथ से ले लेती हैं। अंबिका। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम? अंबिका। दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती हैं। मल्लिका। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका। नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती हैं और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बैठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में
लेट जाती है। मल्लिका, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठे रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती हैं। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती हैं। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती हैं। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गोए न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौ से प्रयोजन नहीं। मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती हैं। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ तुम माँ समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती हैं। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती हैं। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है।
अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उनका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नई विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती हैं, फिर अंबिका की ओर देखती हैं। मल्लिका, माँ आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आज का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योडी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ? अरे मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कल इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु मातुल, दो रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रति पितामह के एक दहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंश कहते हैं। मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती हैं। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती हैं। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है। अरे मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को अंगुलियों से मसलने लगती हैं। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति
प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोक नीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर ले आता है। निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं? निक्षेप एक गांव का आदमी है जो आता है और कहता, मातुल आप अभी यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहाँ तुम्हारी समझ में आ गया? वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल। मातुल, क्या किंतु? किंतु क्या? मातुल, मूर्ख हैं। बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखा में बदल जाती हैं। मातुल, कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहते हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। फिर मातुल टहलने लगते हैं। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देते हैं। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुककर जलते अंगारे की दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में गुली जा रही हो। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं।
अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था। इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह दूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल, और मैं समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वही चोटी से पकड़कर चला जाता है। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है। निक्षेप, विचक्षणता। अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विचक्षणता कैसी? विचक्षणता क्या है? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन। जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत हैं। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज्य के सम्मान का मोह नहीं। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता। नहीं चाहता। निक्षेप ने कहा। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती हैं। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हठ नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति हैं जिसके अनुरोध से संभवतः वे हठ छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हठ छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चोली के निकट चली जाती हैं और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती हैं। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करते हुए भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में कई
गहरी कटुता की रेखा है। अगला अध्याय हम अगली क्लास में करेंगे।